बहुत समय पहले इस एरिया में एक बहुत फेमस ब्लैकस्मिथ रहता था। उसका अपना शॉप था और वो सारा इक्विपमेंट खुद हाथ से बनाकर बेचता था। वन डे उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसने कायरो किंगडम को अपनी सारी बनाई हुई चीजें बेचनी शुरू कर दी। लगातार चल रही वॉर के दौरान ये उसके लिए परफेक्ट मौका था अपनी स्टेटस को ऊपर ले जाने का। कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने पर उसी ब्लैकस्मिथ को बैरन का टाइटल मिल गया और यही मैन इन जमीनों का ओनर है और यंग मास्टर रोमन का फादर है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक बैठे हुए लड़के को ये कहानी सुना रहा है। पीछे एक मस्टाश वाला मैन खड़ा है जो सोच रहा है कि लड़का इतनी ध्यान से कुछ ऐसा क्यों सुन रहा है जो सबको ऑलरेडी पता है। लेकिन कहानी फिर हमें कुछ घंटे पहले ले जाती है। यंग मैन पूछ रहा है कि क्या वो डिमिट्री फैमिली का एल्डेस्ट सन है, क्या वो कीरा किंगडम में है, सलोमिन कॉन्टिनेंट पर है, और क्या मिम वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट नहीं करता। मस्टाश मैन ये सब कंफर्म करता है और सोचता है कि लड़का हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है, पर आज तो सच में दिमाग से बाहर लग रहा है। शायद उसने उन अजीब ड्रग्स का इस्तेमाल किया होगा जो आजकल रिच लोगों में पॉपुलर हैं। मस्टाश मैन फिर बताता है कि लॉरेंस फैमिली की एक यंग लेडी उनसे मिलने आ रही है, लेकिन ये बोलते ही वो सोचता है कि पिछले 25 सालों से ये यंग मैन अपनी लाइफ कैसे वेस्ट कर रहा है। इसी वजह से उसे डिमिट्री फैमिली का ट्रैश कहा जाता है। वो लद्दिदगी की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिट्री उसे बीच में रोक कर कहता है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसे इस लैंड के सबसे बूढ़े आदमी को बुलाने को बोला जाता है, कोई ऐसा जो उस यंग लेडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसे इस दुनिया के रूल समझने हैं। मस्टाश मैन समझ नहीं पाता कि 25 साल का लद्दका ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन सर्वेंट होने के नाते उसे मानना पड़ता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे इन जगहों के बारे में बस इतना ही पता है। डिमिट्री उसे धन्यवाद कहता है और रिवॉर्ड देने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बोलता है कि यंग मास्टर से बात करना ही उसके लिए ऑनर है। अब डिमिट्री को पता है कि सब उसे रोमन डिमिट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम बाक चोंग कुक है। मम वर्ल्ड का एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी वॉर्स में बिताई, जो कुछ चाहता था हासिल किया और आखिर में शांति से मरा, लेकिन किसी अजीब वजह से वो इस बॉडी में चाक गया। उसे नहीं पता ये हेवेंस की इच्छा है या इस वजह से कि उसने असेंशन स्वीकार नहीं किया। तभी अचानक बाहर आवाज आती है और कोई एक बास्टर्ड को चिल्लाकर बुलाता है। एक लड़के को सबके सामने चेहरे पर किक मारी जाती है। छोटे से शॉप के सामने थग्स से घिरा हुआ वो लड़का खून बहा रहा है और जवाब भी नहीं दे पा रहा। वो लोग उसे फिल्थी बास्टर्ड बोलते हुए बेरहमी से पीटते जाते हैं। डिमिट्री का सर्वेंट देखने आता है और शॉक हो जाता है। वो उस रेड फैंग टैटू को पहचानता है। उसके बगल में कोई पूछता है कि क्या हुआ। डैंड्री उसे जल्दी जवाब देने को कहता है। सर्वेंट बताता है कि ये ब्लड फैंग्स हैं, जो सिर्फ डिमिट्री की टेरिटरी में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जाने जाते हैं। लगता है वो जमीन पर पड़ा लड़का उनका कर्जदार है। सर्वेंट कोशिश करता है कि डिमिट्री को रोके, कहता है कि इसमें पड़ना सिर्फ मुसीबत लाएगा, लेकिन यंग मैन उसके पास से गायब हो चुका है और वो थग्स को रुकने का आदेश देता है। डिमिट्री शांत भाव से आगे बढ़ रहा है और सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एक बॉल्ड आदमी आता है। डिमिट्री को पहचान कर उसके मुंह पर हंसता है। वो चेतावनी देता है कि बीच में मत पड़ो और नोबल होने के नाम पर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश मत करो। सब उसे कह रहे हैं कि ये उसका मामला नहीं है। सर्वेंट बार बार कहता है कि ब्लड फैंग से उलझकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिमिट्री बस हांस को बुलाता है। उसे इस जगह के रूल्स नहीं पता, तो वो जवाब चाहता है। उसने पूछा कि किसने रूल्स तोड़े और किसे सजा मिलनी चाहिए। हंस डरते डरते बताता है कि अगर बच्चा सच में कर्जदार है और उसने चुकाया नहीं तो वो गिल्टी है, लेकिन ब्लड फैंग्स को उसे इस तरह पनिश करने की परमिशन नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने डिमिट्री फैमिली के एल्डेस्ट सन की बेइज्जती की है, जो अकेले में ही डेथ पेनल्टी के बराबर है। रूल्स के हिसाब से उनका मारा जाना बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा। थग्स चुप होकर देखते रह जाते हैं और हान सोचता है कि उसे शायद ये नहीं कहना चाहिए था। डिमिट्री पूछता है कि क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन सुन ली। वो जमीन से एक डंडी उठाता है और डिक्लेयर करता है कि डिमिट्री फैमिली का एल्डेस्ट सन होने के नाते अब वो ही इन्हें पनिश करेगा। बॉल्ड आदमी समझाने की कोशिश करता है कि डिमिट्री नोबल है और दुनिया कैसे चलती है ये नहीं समझता। वो उसे अपने शोल्डर टैटूज दिखाता है और वार्निंग देता है कि ऐसा बिहेवियर सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। डिमिट्री सिर्फ ये बोलता है कि इससे उसे वो बात कंफर्म हो गई जो वो जानना चाहता था। बॉल्ड आदमी पूछता है वो किस बारे में बोल रहा है। यंग मैन कामली बताता है कि उसकी नजर में वो लोग बस ट्रैश हैं, क्योंकि वो इस तरह अपने लैंड के लॉर्ड के बारे में बोलते हैं। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे उनकी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोग्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सच में अटैक करेगा। अब उन्हें ब्लड फैंग्स की इज्जत बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। बॉल्ड आदमी स्वॉर्ड से डिमिट्री की गर्दन पर वार करता है, लेकिन उसे
अजीब लगता है। उसी पल डिमिट्री वो डंडी उसके अंदर घुसा चुका होता है। डिमिट्री बिना हिचकिचाए डंडी निकालता है और बाकी दो थग्स की तरफ बढ़ता है। वो उसे गाली देते हुए बोलते हैं कि वो अपने लीडर का बदला लेंगे। हांस चेतावनी देता है कि थग्स उससे ज्यादा हथियारबंद हैं, पर डिमिट्री आसानी से उनका अटैक डॉज कर देता है। वो एक थग की टांग पर किक मारता है और दूसरे ही पल उसके चेहरे पर पंच मारता है। सर्वेंट शॉक्ड है, उसे यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर लड़ सकता है। उसे लगता है कि ये वही रोमन कैसे हो सकता है। बेक ने जब पहली बार आंखें खोली तो उसने फर्श पर एक फेयरवेल लेटर और इधर उधर बिखरी ड्रग्स देखी। कीरा किंगडम हमेशा वॉर में रहता है, इसलिए हर नोबल हाउस को आर्मी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ता है। रोमन को चुना गया था, लेकिन उसने अपनी जान ले ली। बेक को लगता है कि रोमन की लाइफ वैसे भी पैथेटिक थी, लेकिन अब इस बॉडी का ओनर सेलेस्टियल डीमन सेक्ट का लीडर है और अब वो अपनी मर्जी से जिएगा। और भाई सिर्फ एक डंडी से उसने पूरा टाउन रेड कर दिया। दुर्भाग्य से मुझे ये हिस्सा सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि वो लड़का सच में बहुत क्रूअल था। उसके पीछे से कोई उसे मॉन्स्टर कहता है। ब्लड फैंग्स में बचा हुआ आखिरी आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिट्री उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है कि लॉ मानना पड़ेगा। वो वार्निंग देता है कि इस आखिरी आदमी को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा जा रहा है ताकि सबको पता चले कि लॉ तोड़ने पर क्या होता है। वो टाउन के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और डिक्लेयर करता है कि उसका नाम रोमन मिस्त्री है। अगर किसी को उसके दे हुए पनिशमेंट से दिक्कत है तो वो कभी भी उससे मिलने आ सकता है। पैक जंग हुक मिरिम वर्ल्ड में वो अपनी अमैच स्ट्रेंथ के साथ पीक पर था। लाखों मार्शल आर्टिस्ट उससे हारे और मारे गए। उसके एनिमीज का खून नदी की तरफ बहा और सब ने सेलेस्टियल डीमन सेक्ट की ताकत मान ली। लेकिन अब इस मोमेंट में उसे यहाँ के स्ट्रीट रैट से निपटने में भी मेहनत करनी पड़ रही है। हांस को बुलाकर वो बोलता है कि गार्ड्स को सब कुछ बता देना और किसी को बुलाकर ये जगह साफ करवा देना। सर्वेंट बस इतना बोलता है कि वो अभी करता है और भाग जाता है। वेरी फील करता है कि ये बॉडी कितनी वीक और यूजलेस है। उसे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तभी वो लड़का जिसे उसने बचाया था उठकर उसकी जान बचाने के लिए थैंक करता है। डुआंट्री को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसे पीटा जा रहा था, लेकिन वो बोल देता है कि उसने जो किया वो उसे बचाने के लिए नहीं था। ब्लड फैंग्स ने लॉ तोड़ा था और उन्हें सजा मिली। बस अब अगर लड़का अपनी जुबान बचाना चाहता है तो उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होगी। बेचारा लड़का जिसने अभी थैंक्स बोला था उसे बदले में डर मिल जाता है, फिर भी वो बोलता है कि वो सब बताएगा। उसके रिलेटिव्स ने ब्लड फैंग्स से थोड़े पैसे उधार लिए थे ताकि वो कुछ जमीन खरीद कर फार्मिंग शुरू कर सके। क्रॉप बेचकर वो आराम से उधार चुका दे, लेकिन ब्लड फैंग्स ने जमीन पर जाकर सारी फसल ही नष्ट कर दी ताकि वो लोग कर्ज चुका ही न सके। बाद में लड़के को पता चला कि उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके उसकी छोटी सिस्टर को ले सके। लड़का चिल्लाता है कि दुनिया फेयर नहीं है, उन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, फिर भी उनके साथ ये हुआ। वो बस डिमिट्री से अपनी सिस्टर को बचाने की विनती करता है, लेकिन बेक बस उसके आईज ऑब्जर्व करता है। उस नजर में उसे मैड डीमन की झलक दिखती है जो 4 सुपीरियर किंग्स में से एक था और जिसे उसने ऐसे ही किसी जगह पर पहले भी देखा था। वो लड़के से उसका नाम पूछता है। वो बोलता है केविन। रोमन कहता है कि वो इस मामले को देखेगा और सब संभाल लेगा। लड़का थैंक करते हुए चिल्लाता है और डिमिट्री फील करता है कि उसका इस लड़के से लंबा रिश्ता रहने वाला है। सीन अब एक कैरेज की तरफ शिफ्ट होता है। अंदर कोई मिस फ्लोरा को बताता है कि वो डिमिट्री एस्टेट के पास पहुंच गए हैं। ब्लॉन्ड गर्ल साई लेकर बोलती है कि ठीक है, लगता है उसे रोमन डिमिट्री से मिलना ही पड़ेगा। 1 महीने पहले कोई कासल में चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि मेट्री फैमिली से अरेंज्ड मैरिज क्यों हो रहा है। फ्लोरा का फादर उसे समझाता है कि उनकी लैंड्स वॉर की वजह से बहुत बुरी हालत में है। फ्लोरा कंफ्यूज है कि ये शादी ऐसे कैसे डिसाइड कर दी गई, और सबसे वर्स्ट बात एडमिट फैमिली से जो माइनर्स और ब्लैक स्मिथ से भरी पड़ी है। वो कुछ बोलने वाली होती है पर उसका फादर माफी मांगते हुए सेल्फ ब्लेम करने लगता है। प्रेजेंट में वापस कैरेज रुकता है। फ्लोरा ने उम्मीद की थी कि कम से कम उसकी शादी सेकंड सन से होगी जिसमें अच्छा फ्यूचर दिख रहा था, पर रोमन ने खुद अपने फादर से उसकी शादी की रिक्वेस्ट की थी। वो जानती है कि इस मैन की रेपुटेशन लक्जरी और प्लेजर वाली लाइफ की है। अब वो समझ नहीं पा रही कि उसे इतना परफ्यूम में क्यों डुबोया गया है। कॉरिडोर से चलते हुए फ्लोरा सोचती है कि चाहे उसके फादर को इसकी कितनी जरूरत क्यों ना हो, वो ये शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो डिमिट्री से साफ बोल देती है कि वो ये शादी कैंसिल करना चाहती है। डिमिट्री
मुस्कुराकर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। बेचारी लड़की कंफ्यूज्ड हो जाती है। डिमिट्री बताता है कि उसने भी सोचा और रियलाइज किया कि इतनी अमेजिंग लड़की को डिमिट्री फैमिली के इडियट से शादी नहीं करनी चाहिए। फ्लोरा को समझ नहीं आता कि वो सच में सीरियस है या नहीं। डिमिट्री बोलता है कि उसे अभी अपने फादर से अर्जेंट बात करनी है। फ्लोरा पूछती है कि सडनली क्या हो गया। उसने सुना था कि ये शादी खुद डिमिट्री ने मांगी थी, फिर अब वो ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है। डिमिट्री बस पूछता है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहती है। जब फ्लोरा नहीं बोलती है तो वो कहता है कि बस फिर दोनों को एक दूसरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। वो बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे पहले इडियट बुलाते थे, अब डिवोर्स वाला भी बुला देंगे। फ्लोरा सोचती है कि ये इंसान वही है जिसकी इतनी बुरी रेपुटेशन है। डोर बंद होते ही अंदर से तेज आर्गुमेंट की आवाज आती है। कोई चिल्लाता है कि शादी कैंसिल करने का मतलब क्या है। डिमिट्री कामली बोलता है कि वो लड़की को ऑलरेडी बता चुका है। उसका फादर उसे इडियट कहता है, बोलता है कि सब उसे फूल ऑफ डिमिट्री फैमिली कहते हैं और ये मैरिज उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट थी। डिमिट्री बस सॉरी बोलता है। फादर गुस्से में टेबल से चीज उठाकर उसके सिर पर फेंकता है। वो बोलता है कि अब तो उसे 6 महीने बैटलफील्ड पर भेजना पड़ेगा। डिमिट्री बोलता है कि उसे कुछ नहीं कहना और वो सब खुद संभाल लेगा। फादर शॉक हो जाता है कि ये लड़का रो क्यों नहीं रहा, पर डिमिट्री कामली कहता है कि प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई तो सॉल्व भी वो खुद करेगा और सब ठीक होते ही वापस आएगा। डोर बंद करके वो अपनी फेस साफ करता है। कोई पूछता है कि वो पागल तो नहीं हो गया। डिमिट्री वापस फ्लोरा के पास जाता है और देखता है कि वो अभी भी वहीं खड़ी है। फ्लोरा उसे वार्न करती है कि ब्लड फैंग्स नोबल्स से नहीं डरते, अगर उन्हें थ्रेट लगा तो वो उसे किल भी कर सकते हैं। वो कहती है कि उसे फादर के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन डिमिट्री पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे। फ्लोरा रीजन देने लगती है, पर डिमिट्री उसे रोकते हुए बोलता है कि लगता है उसको अपनी औकात नहीं पता। सीन कुछ घंटे पहले का दिखता है जब हांस उसे परफ्यूम लगा रहा था ताकि ब्लड की स्मेल छुप जाए और डिमिट्री टाइट क्लोथ्स उतारना चाहता था। सर्वेंट बोलता है कि यही रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। डिमिट्री मैरिज के बारे में सोच रहा था, वो इस वर्ल्ड में नया है और शादी वाली चीज उसे और कंफ्यूज कर देती। सर्वेंट सजेस्ट करता है कि चलो नीचे चलते हैं और इसे हैंडल कर लेते हैं। डिमिट्री सोचता है कि लड़की ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो उसे इंसल्ट नहीं करना चाहता। बट अब उसे समझ आ रहा है कि लड़की ने भी उसे रिस्पेक्ट देने की कोई इंटेंशन नहीं रखी थी। वो कहता है कि फ्लोरा उसे बहुत एरोगेंट लगती है और ये फनी है कि अब कंसर्न दिखा रही है जब उसने खुद शादी तोड़ने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। पर जब उसने फादर को बोला कि वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज अकेले हैंडल करेगा तब अचानक फ्लोरा टेंशन में आ गई। वो उसे अक्यूज करता है कि वो सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो गुड पर्सन है, जबकि असल में उसने उसकी सिचुएशन वर्सन कर दी। अब दोनों अपने अलग रास्तों पर चले जाएंगे और अपनी अपनी लाइफ संभालेंगे। उसने अपने फादर से बोला था कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ताकि लोग ये ना समझें कि ये सब उनकी रिलेशनशिप खत्म होने की वजह से हुआ है, और क्योंकि वो आगे किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था। ये पहला और आखिरी टाइम होगा जब वो एक दूसरे को देखेंगे। उसी रात कोई एक आदमी से कहता है कि अब ड्रिंक करना बंद करो। वो लेहाना है, डिमिट्री की मदर। उसके फादर मानते हैं कि आज गलती से उन्होंने फिर रोमन पर हाथ उठा दिया। नोबल्स बनने के बाद वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिर ऐसी सिचुएशन से गुजरे। लाना उन्हें समझाती है कि सब ठीक है, उनके बच्चे हेल्थी बड़े हुए हैं। फादर ये मानते हैं पर कहते हैं कि उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि लड़का ऐसा क्यों है, जबकि रोमन ही एक था जिसने उनके साथ वो सारे टफ टाइम झेले थे। उन्हें समझ नहीं आता कि अब रोमन को कैसे हैंडल करें। लाना कहती है कि पेरेंट्स मिस्टेक्स करते हैं पर वही लोग अपने बच्चे की गलतियों को सही कर सकते हैं। वो भरोसा करती है कि जो रोमेरो पहले था वही उनके बेटे को सही रास्ते पर वापस ले आएगा। उनका हस्बैंड पूछता है कि क्या वो ब्लड फैंग्स वाली बात कर रही है। लाना सिर हिलाती है और कहती है कि शायद उसने गुस्से में कहा था, पर क्योंकि लड़का थोड़ा जिद्दी है इसलिए कैप्टन जोनाथन से बात करना अच्छा रहेगा। वो सर्वेंट को बुलाकर उसे जोनाथन को समन करने को कहता है। अगली सुबह रोमन टाउन में वॉक कर रहा है और हैंस उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ब्लड फैंग्स कल की बात का बदला जरूर लेने आएंगे। रोमन बस पूछता है कि हैंस को कब से लगता है कि ये लोग इतने पावरफुल हो गए। हैंस मानता है कि उसे आइडिया नहीं। रोमन समझाता है कि वॉर में फेम ही फियर बनाता है और ब्लड फैंग्स रूथलेस है, उसी डर ने उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई है। हैंस पूछता है कि रोमन ये कहना चाहता है कि वो डेंजरस नहीं है या वो वीक है। रोमन कामली बोलता है कि वो उतने ही वीक हैं जितना डर वो उसके अंदर पैदा कर पाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहां खाना सर्व होता है। हैंस खुश है, खाना टेस्टी लग रहा
है। रोमन उठकर कहता है कि वो बाहर जा रहा है, लेकिन हांस को पीछे रुकने को कहता है। वो बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगा, पर हांस के लिए ये बहुत डेंजरस है। हांस डर जाता है और कहता है कि वो यंग मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। रोमन रुककर उससे पूछता है कि क्या हांस खुद को सच में उसका आदमी मानता है। हांस कंफर्म करता है और रोमन उसे कहता है कि वो पीछे हटे, क्योंकि वो किसी वैल्यूएबल आदमी को ऐसी बेवकूफी में नहीं खो सकता। हांस इमोशनल फील करता है और भागकर दूसरों को इन्फॉर्म करने निकल जाता है। रोमन को पिछले कुछ दिनों में समझ आ चुका था कि ब्लड फैंग्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितना लोग सोचते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना मुश्किल है। वो रोमन को पब्लिकली पनिश नहीं करेंगे और रोमन उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकता। तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद को बेट बनाएगा ताकि वो लोग उसके पास आए। इसी वजह से वो हैंस के साथ शहर में ओपनली वॉक कर रहा था। आज डिमिट्री नाइट्स का ट्रेनिंग डे भी है, इसलिए स्ट्रीट्स में गार्ड्स कम है। रिवेंज लेने का परफेक्ट मौका है। तभी पीछे से कुछ आदमी रोमन डिमिट्री को बुलाते हैं और उनमें से एक आगे कूद कर बोलता है कि ये उनके रिवेंज है और रोमन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त कोई कैप्टन को बुलाता है। हैंस दौड़ता हुआ जोनाथन तक पहुंचता है। जोनाथन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर हैंस घबराते हुए बताता है कि डिमिट्री डेंजर में है और उसे तुरंत ढूंढना होगा। उधर रोमन आसानी से पहला अटैक डॉज कर लेता है। एल्बो से अटैकर के पेट में मारता है, उसका डैगर गिरता है और रोमन उसी वक्त हवा में उसे पकड़ लेता है। आदमी रिएक्ट भी नहीं कर पाता और ऑलरेडी डाउन हो जाता है। बाकी थग्स शॉक्ड हैं। ये वही डिमिट्री नहीं था जिसके बारे में वो सुनते आए थे। रोमन कामली पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और सबको एक साथ आने को कहता है। उधर सोल्जर्स के बीच हैंस सब एक्सप्लेन कर रहा है। सोल्जर्स को समझ नहीं आता कि मिट्री ब्लड फैंग्स से कैसे लड़ सकता है। जोनाथन को रोमेरो की वार्निंग याद आती है। वो सभी से वेपन्स उठाने को कहता है क्योंकि यंग मास्टर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्लड फैंग्स तो पहले ही जमीन पर पड़े थे। उन्होंने डिमिट्री पर अटैक करने की कोशिश की थी, पर वो आसानी से डॉज कर गया और उन्हें गिरा दिया। रोमन पूछता है कि क्या बस 3 ही हैं। उनमें से एक उसे थ्रेटन करने की कोशिश करता है, पर रोमन हंस देता है और पूछता है कि क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा कि तीनों मार दिए जाएंगे। वो आदमी की थाई पर हल्की चोट मारता है और उससे लीडर का नाम पूछने लगता है। सीन फिर टाउन के दूसरे हिस्से में उसी बार में जाता है। सब शॉक हो जाते हैं जब रोमन अंदर आता है। बॉल्ड मैन उसे ग्रीट करता है, लेकिन रोमन बड़ी फ्रेंडली स्माइल देता है। बारटेंडर उसे इग्नोर करके पूछता है कि क्या पीना है। रोमन कहता है टीयर ऑफ द डॉन। बारटेंडर कहता है कि उनके पास वो ड्रिंक नहीं है। रोमन फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक मांगता है क्योंकि उसे सुबह कुछ काम निपटाना है। पहले किसी ने बताया था कि सब कुछ टीयर ऑफ द डॉन से जुड़ा है, बस बार में जाकर सही कोड बोलना होता है। रोमन वही कोड रिपीट करता है जो उसे दिया गया था। पूरा बार एकदम साइलेंट हो जाता है। बारटेंडर दूसरों को सिग्नल देता है, पर अटैक ऑर्डर देने से पहले ही रोमन उसे फेस पर मार देता है। सब शॉक्ड हैं। लोग चिल्लाते हुए उस पर हमला करने दौड़ते हैं। टाउन के लोग बाहर भागकर गार्ड्स को बुलाने लगते हैं, पर रोमन उन्हें भी जल्दी से स्ट्राइक करके गिरा देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ग्रुप जमीन पर पड़ा बिविल्डर्ड रह जाता है कि अभी हुआ क्या। डिमिट्री फैमिली के जिसे लोग इडियट बोलते थे, उसने 3 लोगों को गिरा दिया इससे पहले कि उन्हें समझ भी आए क्या हो रहा है। मेरम की दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंसान अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स से खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। थोड़े टाइम में ही बेक ने माइट्री का बॉडी इंप्रूव कर दिया था। हाँ, वो अभी भी अपने पुराने लेवल से बहुत दूर था, पर ये लोग अब उसके लिए किसी भी तरह का थ्रेट नहीं थे। थोड़ी देर बाद बारटेंडर उठने लगा, समझने की कोशिश करते हुए कि हुआ क्या था। रोनन ने बोल दिया कि बढ़िया टाइम पर उठे हो, वरना वो सब खत्म कर देता। बारटेंडर जो थोड़ा चबी था, पूछता है कि रोमन उनके एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक क्यों कर रहा है। डिमिट्री उसे इडियट बोल देता है और कहता है कि उसे पता है कि उसी बारटेंडर ने इन लोगों को उस पर अटैक करने भेजा था, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में उसे बहुत क्यूरियोसिटी है, इसलिए दोनों को थोड़ी बात करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जोनाथन वहां पहुंचा और पूछने लगा कि क्या ये सच में यंग मास्टर ने किया है। उसी समय सेकंड फ्लोर से एक सोल्जर आता है और जोनाथन को बताता है कि ऐसा लग रहा है यंग मास्टर लॉरेंस एस्टेट की तरफ गया है। जोनाथन शॉक था कि आखिर क्यों। सोल्जर बताता है कि शायद ब्लड फैंग्स का बेस वहीं है। 1 घंटे पहले डिमिट्री ने बारटेंडर से बोला था कि बेहतर होगा वो सब कुछ तुरंत कॉन्फेस करते। इस स्पीड पर तो उसकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी ट्रूथ बोलने से पहले। बॉल्ड आदमी ने चेतावनी दी कि उसके पास लड़के को बताने के लिए कुछ नहीं है। डिमिट्री चाहे तो उसे मार दे, लेकिन ब्लड फैंग्स बदला लेने आएंगे। रोमन मुस्कुराया और बोला कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद है। अक्सर जो लोग सच बोलने से पहले सबसे ज्यादा रेसिस्ट करते हैं, वो रोमन को सबसे ज्यादा मजेदार लगते हैं। वो ओल्ड आदमी बोला कि ये सब बेकार है, इसे खत्म कर दो, लेकिन रोमन बोला कि वो यही पता लगाने आया है। अब ये सेटल करने का टाइम है और उसे टेस्ट करना होगा कि ये आदमी वाकई कुछ नहीं बोलेगा। रोमन ने उस आदमी की एक फोटो उठाई जिसमें वो एक लड़के के साथ
था और पूछा कि अगर वो इस लड़के को ढूंढकर मार दे तो क्या होगा। बॉल्ड आदमी बोला कि वो उसका बेटा नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। रोमन बोला कि वो बहुत बुरा लायर है, लड़का तो उसी की कॉपी लगता है। आदमी गुस्से में पूछता है कि एक नोबल कैसे फैमिली को थ्रेट के लिए यूज कर सकता है। रोमन बोला कि उसने सुना है ब्लड फैंग्स अक्सर बदले के लिए अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप लोगों को उनकी फैमिली को करप्ट करके कंट्रोल करता है। डेट्स और थ्रेट से लोगों को गिराया जाता है। रोमन का मानना था कि किसी को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका उसकी फैमिली का इस्तेमाल करना है। बारटेंडर ने कहा कि रोमन चाहे सच जान भी ले, ब्लड फैंग्स उसे मार देंगे। रोमन ने बोला कि बेट लगाने में थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए। वो सीरियस था जब उसने कहा कि वो उस आदमी के बेटे को मार देगा, ये उसका वाव होगा, लेकिन सोल्जर्स भेजकर लड़के को ढूंढवाने से पहले वो उस आदमी को एक आखिरी चांस देगा सच बोलने का। अब उसे डिसाइड करना है कि ब्लड फैंग्स पर बेट करे और अपने बेटे को सफरिंग में देखे, या फिर रोमन पर बेट करे और उससे इन लोगों को संभालने दे। चॉइस उसकी थी। सीन एक घर में शिफ्ट होता है जहां एक आदमी पूछ रहा है कि क्या ये सच है। दूसरे ने कंफर्म किया कि सिटी वाली पूरी डिवीजन को रोमन अकेले ने खत्म कर दिया। अगर नाइट्स बीच में आए तो हालत और खराब हो जाएगी। वुल्वरीन जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का इतना गट्सी होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसा लड़का जिसे सोर्ड्समैनशिप एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया था, वो पूरी डिवीजन कैसे मार सकता है। उन्होंने पूछा कि रोमन कहाँ है और जवाब मिला कि वो अभी अभी डिमिट्री रीजन से निकला है। पूछा गया कि क्या लड़का अकेला है और जवाब था हाँ। बूढ़े आदमी ने बोला कि बढ़िया, लगता है रोमन पूरे एरिया पर अकेला अटैक करने वाला है। उसने ऑर्डर दिया कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और रोमन को डिमिट्री नाइट्स के आने से पहले मार दें। इसके बाद उसके बॉडी को टाउन में लटकाएंगे ताकि सबको पता चले कि ब्लड फैंग्स से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सीन फिर एक दूसरे कासल में जाता है। कोई पूछता है कि बारको फैमिली क्या कर रही है। एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी और वो डिस्कस कर रहे थे कि उस फैमिली ने बहुत पैसे उधार लिए हैं, शायद वॉर की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ब्लॉन्ड आदमी बोला कि लगता है वॉर अब इनएविटेबल है, उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। एक रिस्पेक्टेड आदमी रिस्पेक्टेड आदमी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बारकोस को सपोर्ट कर रही है। रेड सूट वाला बुजुर्ग टेबल पर हाथ मारकर बोला कि वो 1 इंच भी टेरिटरी नहीं खो सकते, क्योंकि लॉरेंस फैमिली पूरी तरह फर्टाइल लैंड पर डिपेंड करती है। किसी ने डॉक्यूमेंट्स की बात की, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे झूठ बताया। ब्लॉन्ड आदमी ने कहा कि वो टेरिटरी खो नहीं सकते, वरना बाकी फैमिलीज भी उन पर चढ़ बैठेंगी। बारकोस उनके खिलाफ है, इसलिए उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। इसी वजह से उन्होंने डिमिट्री फैमिली से मैरिज फिक्स की थी। सबने अग्री किया कि डिमिट्री वेल्थी है और उनके वेपन्स टॉप नॉच है। चाहे बारकोस जितना भी लोन ले लें, वो डिमिट्री से ज्यादा पैसे नहीं जुटा पाएंगे। फादर ने बोला कि इसीलिए उसने अपनी बेटी को उस इडियट से शादी के लिए पुश किया था, वो मना नहीं करता। किसी ने कहा कि फादर को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये सबसे अच्छा फैसला था। बाहर कोई ईव्सड्रॉप कर रहा था फ्लोरा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अपने फादर को कैसे बताए। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि फादर की रिएक्शन क्या होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उसने शादी के लिए हाँ नहीं बोली। लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी पूरी लाइफ ऐसे आदमी को बेच दी जाए। ये सिर्फ उसके फादर का प्लान नहीं था, ये उनके पूरे फ्यूचर का मुद्दा था। फिर भी उसने तय किया कि वो सच बताएगी। वो खुद को तैयार कर रही थी ये कहने के लिए कि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जिसके लिए वो कुछ फील ही नहीं करती। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और लॉर्ड को अर्जेंटली बुलाने लगा। फ्लोरा कंफ्यूज्ड रह गई। आदमी ने फ्लोरा को ग्रीट किया और फिर गेट की तरफ जाकर लाउडली लॉर्ड को इमरजेंसी बताते हुए पुकारने लगा। उधर दूसरे जगह जोनाथन लॉरेंस टेरिटरी का गेट पीट रहा था, चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोलो। गार्ड ने कहा कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। जोनाथन बोला कि अगर रोमन को कोई नुकसान हुआ तो इसकी कीमत ये लोग चुकाएंगे। तभी एक आदमी गेट पर आया और कैप्टन को बताया कि लॉरेंस स्क्वायर भी केओस में है। जोनाथन डर गया कि कहीं कुछ बड़ा ना हो गया हो और वार्न करने लगा कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो तोड़ देगा। स्क्वायर में लोग डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कोई लटका हुआ था और लोग सोच रहे थे कि इंटरवीन करें या नहीं। वो वही वुल्वरीन जैसा बुजुर्ग था, अपनी जान की भीख मांगता हुआ। उसे पूरा यकीन था कि एक नोबल इडियट को हराना आसान होगा। उनके पास कई हथियारबंद लोग थे। उन्हें लगा था हारना इम्पॉसिबल है। कम से कम वो यही सोचता था जब तक उसने अपने सारे लोगों को डेड पड़े नहीं देख लिया। देन ही न्यू ही वाज गोइंग टू डाई टू का एहसास होते ही वो समझ गया कि उसका एंड भी यहीं होने वाला है। वो डर के मारे लड़खड़ाता हुआ बोलने लगा, बार बार मर्सी मांगते हुए कि उसे मत मारो। डर के मारे कांपता हुआ वो रोमन की लेग पकड़कर भीख मांग रहा था कि उसे ना मारा जाए। रोमन ने उसे सीधा उठाकर पूरे शहर के बीचों बीच फेंक दिया। आदमी गिड़गिड़ा रहा था कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो पूरी जिंदगी डॉग बनकर सर्व करेगा। रोमन ने ठंडे तरीके से बोला कि
अगर डॉग बनना था तो फैंग्स दिखाने से पहले बन जाता। फिर रोमन ने पूरे शहर को बताया कि ये आदमी ब्लड फैंग्स का लीडर है और सब जानते हैं कि ये कैसा मैन है। डिमिट्री फैमिली को धमकाना और लोगों को डर्टी ट्रिक्स से फूल बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्राइम्स बिल्कुल साफ थे। रोमन ने ऐलान किया कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उनके फैलाए ईविल के साथ खत्म करेगा। भीड़ शौक में खड़ी थी जब जोनाथन स्क्वायर में पहुंचा और ये सीन देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लीडर के साथ क्या हुआ था इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। सीन फिर उस अर्लियर मीटिंग पर चला जाता है जहां किसी ने पूछा कि क्या ये सब सच है। सोल्जर ने कंफर्म किया कि उसने रोमन मित्र को अंदर आने दिया क्योंकि वो मिस फ्लोरा का फ्यूचर हस्बैंड था। पर आधे घंटे बाद रोमन पूरे शहर के बीच एक आदमी को घसीटते हुए आया और ऐलान किया कि वो ब्लड फैंग्स का लीडर है और उसने उसे सबके सामने मार डाला। फ्लोरा के पिता शॉक में थे और बाकी सब लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। किसी ने कहा कि लॉर्ड की परमिशन के बिना किसी को मारना या पनिश करना इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन लॉर्ड को इन सारी प्रॉब्लम्स की उतनी चिंता नहीं थी। उसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की थी कि उसका होने वाला दामाद अकेले ने पूरा ब्लड फैंग्स खत्म कर दिया। उसने ऑर्डर दिया कि रोमन मिट्री को बुलाया जाए, उसे खुद उससे बात करनी है। कुछ देर बाद रोमन को अंदर लाया गया, साथ में वो आदमी जिसने उसे एंट्री दी थी और जोनाथन भी था। फ्लोरा के फादर ने जोनाथन को पहचान लिया और तुरंत अस्यूम कर लिया कि रोमन ने ब्लड फैंग्स जोनाथन की हेल्प से मारे हैं। डिमिट्री फैमिली के एल्डेस्ट सन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। फादर ने एक्सप्लेनेशन इग्नोर किए और सीधा पूछा कि रोमन ने इतनी वायलेंस क्यों की। रोमन ने बताया कि कुछ दिन पहले ब्लड फैंग्स ने एक इनोसेंट सिटीजन पर अटैक किया था और उसी जगह उसने सबको खत्म कर दिया। बाहर फ्लोरा पूरी कोशिश कर रही थी मीटिंग की बात सुनने की। उसने एक नाइट को बुलाकर पूछा कि क्या सच में रोमन मेट्री अंदर गया है। नाइट ने कंफर्म किया। फ्लोरा ने पूछा कि रोमन उसके फादर के रूम में क्यों गया है। नाइट ने इशारे में बोला कि शायद वो आखिरी लोगों में से होगी जिसे ये बात पता चलेगी और फ्लोरा पैनिक में आ गई। मीटिंग में रोमन ने आगे बताया कि इसी वजह से उसने ब्लड फैंग्स का बेस इन्वेड किया और उनके लीडर को मार दिया। यही पूरा समरी था। लॉर्ड ने कहा कि रोमन के पास लॉरेंस की जमीन पर किसी को एग्जीक्यूट करने का अथॉरिटी नहीं है। रोमन ने माना लेकिन कहा कि उन्हें ऐसे लोगों को हैंडल करने की क्षमता नहीं थी। ब्लड फैंग्स रीजन में बदनाम थे, सिटीजन्स को टॉर्चर करते थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए उसने खुद एक्शन लिया क्योंकि उसे लॉरेंस फैमिली पर भरोसा नहीं था। सर्वेंट्स शॉक में रोमन को देखने लगे। रोमन ने डिसअपॉइंटमेंट से कहा कि उसे लगा था कि उसे यहां बुलाकर उसकी तारीफ होगी क्योंकि उसने वो काम किया जो इन लोगों ने इग्नोर किया है। फिर उसने पूछा कि बैरन को सच में लगता है कि उसने गलत किया है। बैरन ने अपने बगल वाले आदमी से पूछा कि क्या वो बेन माइल्स को जानता था। आदमी बोला कि हाँ, वो अच्छा सिटीजन नहीं था पर ये इमेजिन नहीं किया था कि वो ब्लड फैंग्स का लीडर होगा। लॉर्ड ने फैसला सुना दिया कि अब और डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अगर लॉरेंस फैमिली खुद इस आदमी को संभाल लेती तो कोई इशू नहीं होता। उसने कहा कि वो रोमन को रिवॉर्ड देगा और उसे जाने की परमिशन दी। रोमन निकल गया और रूम में बस लॉर्ड की हंसी गूंजती रह गई। उसके पास खड़े आदमी ने सोचा कि लॉर्ड पागल तो नहीं हो गया, पर लॉर्ड रोमन से इंप्रेस था। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि यही रोमन डिमिट्री है। एडवाइजर ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ऐसे एक्शंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन फादर ने कहा कि रोमन उसकी बेटी का हस्बैंड बनने वाला है और ऐसी करेज वाला मैन ही फ्यूचर में बड़े काम कर सकता है। एडवाइजर कुछ बोलने ही वाला था कि फादर ने रोक दिया और कहा कि अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे खुशी है कि उसकी बेटी के लिए परफेक्ट लड़का मिल गया। उसने ऑर्डर दिया कि फ्लोरा को बुलाया जाए ताकि वो उससे बात कर सके। उधर डिमिट्री टेरिटरी लौटते समय जोनाथन ने कहा कि रोमन को पूरा सच नहीं बताना चाहिए था। ब्लड फैंग्स खत्म कर दिए गए हैं, पर लॉर्ड कुछ नाराज सा लगा। रोमन बोला कि उसने बस दिखाया कि सिचुएशन उनकी नेग्लिजेंस की वजह से बिगड़ी और जब लॉर्ड को शादी कैंसिल होने की बात नहीं पता तो वो अपनी बेटी के होने वाले हस्बैंड को पनिश नहीं करेगा। जोनाथन को अचानक समझ आया कि रोमन ने यह सब प्लान किया था और वो खुद शॉक में था कि उसके सामने खड़ा ये मैन असली में कौन है। वो बिल्कुल पहले वाला रोमन मित्री नहीं रहा था। रोमन के माइंड में एक वॉइस गूंजी जो उसे उसके रियल नाम बाक चोंग हुक से बुला रही थी, उसे याद दिलाते हुए कि सेलेस्टियल डीमन का बेटा होने के नाते उसे प्रूव करना होगा कि वो वर्दी है। हंगर, कोल्ड और मुश्किल जमीन पर सरवाइव करना पहला टेस्ट था। उसके फादर ने कहा था कि अगर वो मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक और बेटा पैदा कर लेगा। उसकी वर्थ तभी साबित होगी जब वो सब पर रूल करेगा। बाक को पहले ही बहुत मारा गया था। एक मोटा लड़का हंसते हुए बोला कि उसे लगा था सेलेस्टियल डीमन का बेटा स्ट्रांग होगा, पर ये
तो बस एक एरोगेंट बच्चा निकला। बेक खड़ा ही हुआ था कि उसके चेहरे पर फिर एक पंच पड़ गया। बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था। बाकी बच्चे उसे इडियट समझते थे। जहां ज्यादातर बच्चों को बचपन में फैमिली प्रोटेक्ट करती है, वहां बेक को ऐसे वर्ल्ड में रहना पड़ा जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग सरवाइव करते हैं। डिमिट्री टेरिटरी में वापस रोमन अब बाथटब में आराम करता हुआ एक पीसफुल बाथ एंजॉय कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सा काम करने में उसका बॉडी कितना थक गया, पर यह सच था कि इस दुनिया में जागने के बाद बहुत कुछ हो चुका था। ब्लड फैंग्स को हराने के लिए उसे हर उस इंसान को मारना पड़ा जो उसके रास्ते में आया, लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं था। इससे साबित हुआ कि उसका कैरेक्टर नहीं बदला है। जरूरत पड़े तो वो टॉर्चर भी करेगा और किसी को भी खत्म कर देगा जो उसकी जान लेने आए। यही लाइफ उसने हमेशा जी है। रोमन बन जाने से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस दिक्कत ये थी कि अब बाहर निकलना रिस्की होता जा रहा था और उसे ये दुनिया अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई थी। ऊपर से उसकी असली स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी और उसे सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में कैसे स्टेप्स लेने हैं। अचानक किसी ने दरवाजे से यंग मास्टर को आवाज दी और बताया कि लॉर्ड उनसे मिलना चाहते हैं। रूम में रोमेरो ने पूछा कि क्या लड़के ने सच में ये सब किया है। जोनाथन ने कंफर्म किया और बोला कि रोमन काफी बदल गया है। फादर क्यूरियस था, लेकिन नाइट ने इंसिस्ट किया कि ये यंग मास्टर अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। रोमेरो ने माना कि रोमन हमेशा उसकी सबसे बड़ी चैलेंज रहा है। अकेला बेटा जिसमें कोई खास बात नहीं थी, पर वही जिसने उनकी गरीबी के टाइम सबसे ज्यादा हार्डशिप्स झेली थी। बहुत टाइम पहले रोमन ने अपने फादर को एक कैंडी दी थी। जब पूछा गया कि ये क्या है तो उस लड़के ने बस इतना बोला, ये स्वीट है। रोमेरो माइंस में काम कर रहा था जब उसने अपने बेटे को अपनी तरफ आते देखा और पूछा कि वो इतनी डेंजरस जगह पर क्यों आया है, उसे याद दिलाते हुए कि ये जगह सेफ नहीं है। पर लड़का बस मुस्कुराया और बोला कि उसके फादर बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो उनके लिए स्वीट लाया है ताकि उन्हें एनर्जी मिले, वो फास्ट काम करें और जल्दी घर आ जाएं। रोमेरो की बस एक ही चाहत थी कि उसका बेटा खुश रहे, इसलिए वो हमेशा उसे फेवर करता था और उसे पैसे देता था ताकि लोग उसे पूर न कहें। उसे कभी इमेजिन भी नहीं हुआ था कि यही चीज रोमन को गलत रास्ते पर ले जाएगी। उसका एक हिस्सा रोमन से ऑलमोस्ट हार चुका था, लेकिन जैसे ही उसे सुना कि रोमन ने ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया है, उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। डोर पर रोमन ने अंदर आने की परमिशन मांगी। रोमेरो के मन में आया कि चाहे रोमन ने ये कैसे भी किया हो, उसने ब्लड फैंग्स को खत्म किया है। अगर ऐसा है तो वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को रेडी है। ये उसके लिए एक बहाना भी होगा कि वो पहले फादर होने में फेल क्यों हुआ। रोमन जैसे ही अंदर आया, रोमेरो ने कहा कि उसने सुना है रोमन ने अकेले ब्लड फैंग्स को खत्म किया है। बेक जो अब रोमन की बॉडी में था, रोमन के फादर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि ये मैन कितना एंग्शियस है और कितनी उम्मीद रखकर उससे बात कर रहा है, पर उसे पता था कि अगर उसने सच बोला तो लोग उसे एक अलग नजर से देखेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीवमेंट हमेशा किसी कीमत के साथ आती है। अगर वो अभी चीजों को कम करके बताएगा तो शायद उसे खुद को डेवलप करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। उसका फादर उसे बार बार पुकार रहा था और बेक सोच रहा था कि उसे सच बोलना चाहिए या झूठ। सच छुपाना ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन लग रहा था। बेक की सोच अचानक वापस चली गई जब वो बचपन में पीटा जा रहा था। बुली ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा था कि क्या बस इतना ही है उसके पास, लेकिन तभी बेक ने जमीन से एक पत्थर उठाया और बिना दया किए उस बुली के चेहरे पर दे मारा। लड़का बुरी तरह घायल होकर गिर गया और बेक खड़ा हुआ दूसरा पत्थर उठाकर उसे खत्म करने के लिए। उस दिन के बाद से हर कोई उससे डरता था। तभी उसे समझ आया कि अकेली दुनिया में पावरफुल लोग ही रूल करते हैं। उसने सबको कहा कि जिस लड़के को उसने मारा है वो उनके ग्रुप का लीडर था और अब वो लीडर है। सुपीरियोरिटी दिखाना ही टोटल विक्ट्री का रास्ता था। इसी वजह से बेक जो अब रोमन था ने कहा, हाँ ब्लड फैंग्स को मैंने ही खत्म किया है। वो और सेलेस्टियल डीमन दोनों अपनी सुपीरियोरिटी छुपाना जानते ही नहीं थे। कुछ देर बाद शहर के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में यंग ट्रेनी अपनी सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहे थे जब किसी ने ऑर्डर दिया कि सब रुक जाएं और आए हुए लॉर्ड को रिस्पेक्ट दे। सबने तुरंत बाव किया और ग्रुप में एक ब्लॉन्ड लड़का हैरान था कि रोमन D3 वहां क्यों आया है। ट्रेनर ने घोषणा की कि वो सब अपनी सोर्ड्समैनशिप रोमन के खिलाफ टेस्ट करेंगे और जो पार्टिसिपेट करना चाहे आगे आए। अजीब बात यह थी कि सब पसीना पसीना थे और कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। ब्लॉन्ड लड़का समझ नहीं पा रहा था कि सब रोमन से इतना डर क्यों रहे थे, या यूं कहो कोई भी उस इडियट से लड़ना क्यों चाहेगा। 1 घंटे पहले जब रोमन ने अपने फादर को यह कन्फेस किया कि ब्लड फैंग्स को उसने ही मारा, उसके फादर ने पूछा कि उसने उन्हें कैसे हराया। शक से बचने के लिए रोमन ने बताया कि वो चुपके से सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था। उसके फादर ने पूछा कि उसने ये बात छुपाई क्यों, वो उसे पूरा सपोर्ट देते। रोमन ने बोला कि वो अपनी जिंदगी वेस्ट
टेस्ट करते करते थक गया था और साबित करना चाहता था कि डिमिट्री फैमिली का इडियट भी कुछ कर सकता है। रोमेरो को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि बिना ट्रेनिंग कोई इंसान इतनी सोर्ड्समैनशिप नहीं सीख सकता कि इतने डेंजरस मैन को मार सके। रोमन ने समझाया कि ब्लड फैंग्स अपनी ऑपरेशंस को थ्रेट से चलाते हैं, इसलिए उसने ट्रैप बिछाया उनके लीडर को बाहर निकालने के लिए। पिता ने पूछा कैसे, तो रोमन ने बताया कि ब्लड फैंग्स हमेशा कमजोर नोबल को टारगेट करते हैं, इसलिए उसने खुद को पैट बनाया। रोमेरो ने कहा कि यह बहुत रिस्की था, वो आसानी से बदला ले सकते थे, पर रोमन ने कहा कि ज्यादातर मेंबर्स थ्रेट के डर से उनके साथ थे और अगर वो लीडर को मार देता तो कोई भी ऐसे इंसान को बचाने नहीं आता जिसने उन्हें ही धमकाया था। रोमेरो के मन में आया कि यह प्लान काफी वेल थॉट है और रोमन ने बहुत करेज दिखाया है। इंप्रेसिव वर्ड भी कम पड़िए चाहे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोमन ऐसा कर सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो एक फेवर मांग सकता है। रोमन ने कहा हाँ। रोमेरो ने कहा कि वो अपनी आंखों से रोमन की सोर्ड्समैनशिप देखना चाहता है ताकि समझ सके कि वो कितना बदल गया है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वापस रोमेरो शॉक्ड था कि कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा था। ब्लॉन्ड लद्द का सोच रहा था कि जो रोमन को मारेगा वो एक्सपेल्ड होगा और जो रोमन से हारेगा वो और भी बुरा माने जाएंगे, इसलिए कोई आगे नहीं आएगा। जोनाथन सोच रहा था कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो रोमन को आसानी से हरा सके ताकि रात की स्किल्स दिख सके। उसने कहा कि अगर कोई आगे नहीं आया तो वो खुद चूज करेगा। मास्टर होने के नाते वो खुद नहीं लड़ सकता था, इसलिए बस एक ही ऑप्शन बचता था। उसने क्रिस का नाम पुकारा और उसे आगे आने को कहा, जिससे क्रिस शॉक हो गया। क्रिस एडमिट्री नाइट का उपाध्यक्ष था। पिछली साल जब वो एक बार गए थे और लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि एक ड्रिंक लड़का टिश्यू ट्रबल कर रहा है, तब उसने रोमन को पहली बार देखा था। वहां कोई चिल्ला रहा था और पूछ रहा था कि क्या लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। रोमन ने अटेंडेंट्स से कहा था कि ट्रैश जैसे लोग बोलने लायक भी नहीं है और उन्हें फिर से उसके पास आने को बोला। जब उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो रोमन ने बॉटल दीवार पर फेंक दी। तभी क्रिस ने कहा कि बस बहुत हुआ, लेकिन रोमन ने पूछा कि लोग हैं कौन। क्रिस ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की और कहा कि वो खुद को एम्बैरेस कर रहा है, पर उसे एक जोरदार स्लैप मिला और रोमन ने पूछा कि एक लोली नाइट होने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उस पर हाथ लगाए। बस उस स्लैप से क्रिस को समझ आ गया कि ये लड़का जिंदगी में कभी ट्रेन नहीं हुआ। उसकी ताकत एवरेज मैन से भी कम थी। उसे लॉर्ड पर तरस आया कि उसके घर में ऐसा बेटा है। उसके लिए रोमन बस ट्रैश था जो जिंदा रहने के लायक भी नहीं था। अब उसे रोमन से ड्यूएल करने को कहा जा रहा था। उसने कप्तान से कहा कि यह आइडिया अच्छा नहीं है और कोई और बेहतर उम्मीदवार होगा, पर जोनाथन ने कहा कि रोमन ने ब्लड प्रिजनर्स को हराया है, इसलिए यह ड्यूएल उसी को करना होगा। क्रिस कुछ कहने ही वाला था पर जोनाथन ने उसे रोक दिया, तो उसने कहा ठीक है। सब ड्यूएल देखने के लिए एक्साइटेड थे और दोनों एक दूसरे को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। जोनाथन ने कहा कि थोड़ा वेट करें। तभी क्रिस ने एक रिक्वेस्ट रखी। उसने कहा कि उसका एक वाव है कि वो ड्यूएल में किसी पर दया नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी हो। अगर ये रिक्वेस्ट मानी जाए तभी वो ड्यूएल करेगा। उसे पूरा यकीन था कि ये रोमन वही इंसान नहीं हो सकता जिसने ब्लड प्रिजनर्स को हराया है। जोनाथन और रोमेरो ने उसकी शर्त मान ली और रोमन ने तो मुस्कुराया भी, जिससे क्रिस खुश नहीं हुआ। जोनाथन ने कहा कि रोमन की हंसी देखकर लगता है उसने एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों को तैयार होने को कहा। क्रिस तो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन रोमन बस हल्का सा स्मर्क कर रहा था। जोनाथन ने जैसे ही सिग्नल दिया, क्रिस तुरंत अटैक के लिए कूद पड़ा। रोमन वहीं खड़ा रहा जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। क्रिस ने पहली ही मूवमेंट में एक सॉलिड स्ट्राइक किया और रोमन ने उसे रोक लिया। क्रिस के साथ ट्रेन करने वाले लोग समझ गए कि वो पूरे दम से लड़ रहा है, लेकिन जोनाथन पहले ही शॉक्ड था। लड़के ने सच में वो वार रोक लिया था। क्रिस तुरंत पीछे हट गया। वो सिर्फ डिफेंस देखकर ही समझ गया कि लड़के में कितनी ताकत है। उसकी स्टांस भी एकदम स्टेबल थी। ये ड्यूएल उसके हिसाब से बिल्कुल वैसे नहीं जा रहा था, पर उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब वो इस लड़के को पूरी तरह क्रश कर दे। उसने एक और स्लैश किया पर रोमन ने बस साइड स्टेप कर लिया। क्रिस ने मूवमेंट देख लिया और बॉडी घुमाकर साइड से वार करने गया, लेकिन रोमन ने फिर से डिफेंस कर लिया। रोमन पूरे टाइम काम था, अटैक्स को बस ऑब्जर्व कर रहा था। क्रिस को अचानक रोमन की बैक में ओपनिंग दिखी और उसे लगा कि मैच यहीं खत्म हो गया। बस एक ब्लो लगता और खेल खत्म, लेकिन रोमन अचानक नीचे झुक गया। उसे भी ओपनिंग दिख गई थी। उसी मोमेंट क्रिस को समझ आ गया कि अब उसे हिट लगने वाला है। स्ट्राइक उसके चेहरे को छूकर निकल गई और उसके बाल तक कट
हट गए। क्रिस डरकर पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि अभी जो हुआ वो कितना डेंजरस था। लॉर्ड और कैप्टन यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। क्रिस के साथ ट्रेन करने वालों के लिए ये बिल्कुल समझ से बाहर था कि वो कैसे हार रहा है। क्रिस खुद सोच रहा था कि क्या ये वही रोमन माइट्री है जिसे वो जानता था। डिफेंस, एवेजन, अटैक, हर चीज परफेक्ट थी। क्या सच में ये मैन ब्लड फैंग्स को हरा सकता है? अगर ऐसा है तो इस पेस पर इयन खुद को समझाने लगा कि वो ओवरथिंक कर रहा है और रोमन अब भी वही पुराना इडियट है। लेकिन तभी रोमन बोला कि बहुत वार्म अप हो गया, इस बार वो पहले अटैक करेगा। और बेचारे क्रिस को समझने का टाइम भी नहीं मिला। जब उसे देर से एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आखिरी सेकंड में किसी तरह डिफेंस कर पाया, बस किस्मत से। क्रिस यकीन नहीं कर पा रहा था कि लड़का इतना फास्ट कैसे हो सकता है। वो पीछे हटने लगा, लेकिन रोमन बस उसके पीछे पीछे आ रहा था। क्रिस बस छोटे छोटे डिफेंस कर पा रहा था और लोगों को रोमन के लगातार अटैक से डर लग रहा था। क्रिस को अपनी सारी ताकत डिफेंस में लगानी पड़ रही थी। उसे एक मौका चाहिए था मैच खत्म करने का, लेकिन तभी रोमन का एक शॉट उसके हाथ पर लगा और वो एक तरफ गिरा। उसने सोचा कि उसे पीछे हटना चाहिए, पर तभी उसने देखा कि रोमन ऊपर से सीधा वार करता हुआ आ रहा है। मूवमेंट लंबा और धीमा था और क्रिस को उसके छाती के बीच में परफेक्ट ओपनिंग दिखी। वो पूरी ताकत से वार कर बैठा, पर यह सब रोमन का ट्रैप था। रोमन ने आसानी से डॉज किया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसी मोमेंट क्रिस को समझ आ गया कि वो ट्रैप में फंस चुका है। उसे पता था कि अब जीतने का कोई चांस नहीं है और सबसे बुरा ये कि उसे रोमन से हारना पड़ेगा। तभी उसने अपनी सोर्ड को कर पकड़ा और उससे एक ऑरा निकलने लगी। जोनाथन चिल्लाया और उसे रोकने को कहा, लेकिन क्रिस ने ऑलरेडी 1 स्टार ऑरा एक्टिवेट कर दी थी। बेग भी ये देखकर सरप्राइज हो गया और पूरा अरीना झटके से हिल गया। लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। रोमेरो को डर था कि कहीं रोमन को कुछ हो ना गया हो, लेकिन जैसे ही उसे दिखा कि रोमन ने ऑरा वाली सोर्ड से किसी तरह बचा लिया है, वो राहत की सांस ले पाया। क्रिस उस एक्टिवेटेड ऑरा के बाद डिसोरिएंट हो चुका था और तब रोमन ने उसके ठोड़ी पर एक सॉलिड हिट दिया। जोनाथन और रोमेरो में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि रोमन जीतेगा, लेकिन क्रिस जमीन पर पड़ा था। लोग हमेशा पूछते थे कि कैप्टन का नया यंग प्रोडिजी कौन है। बाकी लोग कहते थे कि वो सबसे बेहतरीन है। इतनी कम उम्र में वो 2 स्टार नाइट था। रूमर्स थे कि उसने सिर्फ 6 महीने में माना फील करना शुरू कर दिया था और 3 साल से पहले ही 1 स्टार तक पहुंच गया था। उसकी सोर्समैनशिप तो पहले ही अमेजिंग मानी जाती थी। कई लड़कियां उसका नाम जानने के लिए क्यूरियस रहती थी। प्रैक्टिस के बाद जोनाथन बस आज के लिए इतना काफी है कहता, लेकिन क्रिस हमेशा उठकर बोलता कि एक बार और प्रैक्टिस करना चाहता है। उसकी डेडिकेशन देखते हुए जोनाथन एक्साइटेड हो जाता था। टैलेंट के साथ मेहनत भी थी। उसके लिए क्रिस एक जीनियस था, पर अब वही जीनियस रोमन से इतनी बुरी तरह हार चुका था। रोमन उसे चुपचाप जमीन पर पड़े हुए देख रहा था और थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था। क्रिस बेहोश पड़ा था और रोमेरो ने जोनाथन से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उसने सुना था कि क्रिस तो 2 स्टार नाइट है। प्रॉब्लम यह थी कि जोनाथन खुद भी समझ नहीं पा रहा था रोमन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। रोमन ने जो स्किल दिखाई थी वो किसी ऐसे इंसान की लग रही थी जिसने